साहब अदालत ने पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह साहब को 1 अक्टूबर तक जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया है। और खुर्शीद शाह साहब पर इल्ज़ाम ये है कि उनके पास जो उनके पास जो आमदन से ज़ायद असासे हैं वो इनके ऊपर इल्ज़ामात है। और उनके जो आमदन से ज़ायद असासे हैं उनमें पेट्रोल पंप्स, मुख्तलिफ हाउसिंग सोसाइटीज़ और बंगलों की तामीर और होटलों के अलावा बेनामी कारोबार के इल्ज़ामात भी हैं। उनके असासों में मज़ीद क्या क्या शामिल है, इस हवाले से आपको क्लिप दिखाते हैं। 500 अरब से ज़ायद असासों का इल्ज़ाम है। लेकिन लगारी साहब, किसी का ये कहना कि खुर्शीद शाह साहब नैब को प्यारे हो गए, क्या ये दुरुस्त होगा? खैर, ये जो भी है नैब को ही प्यारे हुए हैं, इसलिए नैब उठाकर ले गई है। और नैब ने जो उसका तरीक़ाकार है वही तरीक़ाकार अख्तियार किया कि एक इल्ज़ामात की फ़हरिस्त बनाई और उसके आगे नाम लिख दिए गए। ये इतने अकाउंट्स हैं, जाकर साबित करें। ये बेनामी अकाउंट्स इनके हैं, जाकर साबित करें। ये जो है, ये इतने मकान जो हैं वो फलां के नाम पर हैं, ये खुर्शीद शाह के हैं। इतने पेट्रोल पंप खुर्शीद शाह के हैं, वो जाकर उनके नाम पर हैं। और असल में उनके हैं, कोई और आदमी है। बेनामी अकाउंट्स हैं। आप ये सारी चीज़ें जब कोर्ट ऑफ लॉ में जाकर साबित करेंगे तो वो ये कहते हैं कि लोगों की जायदादें या और लोगों की प्रॉपर्टीज़ मेरे नाम पर कर दी गई हैं और मेरे नाम पर उसका इल्ज़ाम लगाएगी। अच्छा। और वो जरदारी साहब से कह रहे थे कि इन्होंने मुझ पर इतना इल्ज़ाम लगाया, इतना तो IMF ने पाकिस्तान को कर्जा नहीं, जितने इल्ज़ाम इन्होंने मेरे ऊपर लगा दिए हैं। तो नैब जो है वो जिस तरीके से काम कर रहा है और जिस उम्दगी से, क्या बात है जनाब नैब की कारकर्दगी की, जिस तरह से वो पाकिस्तान के सियासत की कबर खोद कर दफन करने के पीछे है। सियासत इस तरह से नैब के हाथों दफन नहीं हो सकेगी। और वो उनका ये ख्याल है कि ठीक है जी, खुर्शीद शाह को अगर हमने रोक दिया, जेल में डाल दिया, तो ज़ाहिर लोगों की हिम्मत टूट जाएगी, लोगों की विल टूट जाएगी। असल में लोगों की विल तोड़ी जा रही है। पहले क्या होता था? पहले होती थी गिरफ्तारियां, पहले होते थे इल्ज़ामात, बकरी चोरी के, भैंस चोरी के। फिर उसके बाद क्या होता था? लोगों पर मुख्तलिफ कत्ल के इल्ज़ामात लगते थे। फिर क्या होता था? लोगों को सियासी इल्ज़ामात लगाकर कोड़े मारे जाते थे। फिर क्या होता था? लोगों को इस तरह के इल्ज़ामात में फांस कर जेलों में भेज दिया जाता था। ये पहले हो रहा है, पाकिस्तान बनने से भी पहले। उसके बाद पाकिस्तान बनने के बाद हर ताकतवर बनने की ख्वाहिश रखने वाला हुक्मरान ये चाहता है कि मैं अपने मुखालफिन को दबा कर रखूं ताकि मुझे इक़्तिदार का मज़ा बाकी रहे। ये इक़्तिदार के मज़े के लिए इस तरह से सोचा जा रहा है। एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम नैब है, उसको इस्तेमाल किया जाता है। वो जो चाहे एक कहानी घर कर लोगों को भेज देता है। ये टोटल लेकिन लगारी साहब, खुर्शीद शाह साहब ने तो नैब को पेशकश भी कर दिया है कि अगर वाकई इतनी बड़ी रकम मेरे पास मौजूद है तो नैब ऐसा करे कि 15% मुझे दे दे, बाकी खुद रख ले। तो क्या नैब साबित कर पाएगा? मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि नैब के पास किसी चीज़ का सबूत नहीं होता है। एक साहब पर इल्ज़ाम लगाया कि 4 खरब का इन्होंने जो है घपला किया है। आप 4 अरब का तो साबित करें उसके ऊपर। और किसी पर इल्ज़ाम लगाया था इसने, अच्छा ये मुंह खोलकर इतनी बड़ी चीज़ें उठाकर लोगों के नाम लगा देते हैं, कई इल्ज़ामात लगा देते हैं और उनके पास किसी चीज़ का कोई सबूत नहीं होता है। अच्छा, ये जो बेनामी अकाउंट्स आ रहे थे, ये जो फालूदे वाला आ रहा था, ये जो सब्जी वाला आ रहा था, ये जो फलां शागिर्द आ रहा था, कहाँ है ना? ले आए ना उनको, किसी के सामने जाकर पेश तो करें कि ये जनाब ये बंदा है, इसके अकाउंट से इसके अंदर फलां शख्स ने पैसे डाले थे, लेकर आएंगे। बिल्कुल। और वो इतना कॉन्फिडेंट होकर कह रहे हैं कि 15% फिर मुझे दे दें। अपने अगले क्लिप के जानिब देंगे और अगला क्लिप है मुख्तलिफ इदारों के 416 अरब रुपए के बारे में जो कि ड्यू थे और वो रिकवर करने थे हुकूमत ने। उन्हें माफ़ करने के हवाले से पहले एक ऑर्डिनेंस आता है और उसके बाद अचानक से वो फैसला वापस भी ले लिया जाता है और उसके बाद अदालत का दरवाज़ा भी खटखटाया जाता है। ये सारा मामला आखिर है क्या? इस पर क्लिप देखते हैं, फिर बात करेंगे। गुफ्तगू आपने सुनी लगारी साहब, क्या वज़ीर आज़म को अपने नीचे काम करते हुए जो इदारे हैं उनका कुछ मालूम नहीं होता? पहले डॉलर की ऊंची उड़ान का उन्हें अचानक TV से पता चलता है और उसके बाद इतनी बड़ी रकम का रिलीफ दे दिया जाता है इदारों को। ये सारा मामला है क्या? मैं ये कहता हूँ कि जब सदारती आर्डिनेंस तैयार किया जा रहा था कि किसी को आपने इतना, और फिगर घटते बढ़ते रहे हैं, कभी 200 अरब, फिर 300 अरब, अब ये 400 से भी क्रॉस कर गए हैं। इतने अरब की ये रकम थी। 100 यानी ये मामला जो है ये आगे बढ़ रहा है। हो सकता है कि ट्रिलियन तक चला जाए। अभी तक तो 400 अरब तक गया है। लेकिन क्या ये जब ऑर्डिनेंस के लिए प्रेसिडेंट को भेजा जा रहा था, क्या मिनिस्ट्री ऑफ लॉ ने इस पर काम नहीं किया था? क्या प्राइम मिनिस्टर इसके बारे में आगाह नहीं थे?
یہ ایک بہت بڑا آرڈیننس کا اجرا جو ہوتا ہے ایک پورا پروسیجر ہوتا ہے جو حکومت کو اڈاپٹ کرنا ہوتا ہے. اگر وزیر اعظم اندھیرے میں تھے تو پھر وزیر اعظم ہر طرف اندھیرے میں ہیں, ان کے پاس کوئی روشنی نہیں ہے, ان کے پاس کوئی بلب نہیں ہے, ان کے پاس کہیں سے بھی کسی چیز کی کوئی اطلاع نہیں پہنچ رہی ہے, پھر وہ کہیں اور فیصلے ہو رہے ہیں, اور چیف ایگزیکٹو کا جو منصب ہے وہ پھر ان کے پاس ہے یا نہیں ہے, اس پر ایک سوال یا نشان ہے کہ اگر انہیں ڈالر کا بھی باہر سے پتہ چلتا ہے, انہیں ان کا بھی پتہ باہر سے چلتا ہے, اور پھر آرڈیننس واپس لینے کی بات ہوتی ہے, پھر کورٹ میٹر کے جناب کورٹ میں چلا جائے. کیا اگر آپ نے یہ ساری رقم معاف کرنی ہے ان لوگوں کو جو آپ کے دائیں طرف اور بائیں طرف اور سامنے کی طرف اور بازو میں آپ کے بیٹھے ہوئے ہیں, اگر ان لوگوں کو آپ نے معاف کرنے ہیں تو پھر آپ سیدھا سیدھا کریں. آپ کے پاس آپ کو کوئی راستہ سوجھ نہیں رہا, اب بھی یہ راستہ تلاش کریں. کورٹ کے کندھے کو بندوق کے طور پر استعمال کرنا چاہتے ہیں, انہوں نے فائر کرنا ہے, اس کے لیے کندھا تلاش کر رہے ہیں. اپنا کندھا انہوں نے خود دیا, لیکن وہ پھر لگا کہ نہیں یہ تو مصیبت ہوگا, یہ فائر بیک ہو جائے گا, ہمیں تو جو ہے لوگ اٹھا کر ایک طرف کر دیں گے. وہی یہ کیا کر دیا, اتنی بڑی رقم جو ہے آپ رائٹ آف کرنے جا رہے ہیں اور آپ آرڈیننس کے ذریعے جا رہے ہیں. نہیں یار آرڈیننس نہیں جاری کرتے, چلو واپس لیتے ہیں. اب ایسا کرتے ہیں کورٹ کو جاتے ہیں. کورٹ جو ہے آنکھیں بند کر کے بیٹھی ہوگی, وہ دیکھ نہیں رہی ہوگی کہ یہ پیسہ کیسے لوگوں سے باقاعدہ وصول کیا گیا, کس طرح سے آپ نے اس کو انہینس کرنا تھا. آپ نے پائپ لائن بچھانی ہے جو آپ کو ایران اپنی بچھا چکا ہے, آپ اپنی کمٹمنٹ کر چکے ہیں, ری شیڈول کر چکے ہیں چیزوں کو, اب آپ نے اپنی طرف سے بچھانی ہے, اور آپ ان کے پیسے بھی معاف کر رہے ہیں چونکہ یہ آپ کے پیارے ہیں, آپ کے جانے جگر ہیں, آپ کو انہوں نے جو ہے اقتدار میں لانے کے لیے مرکزی رول ادا کیا ہے, اس لیے آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس کو کیا جائے. چلو ایسا کرتے ہیں کہ یہ اتنا انتہائی قابل احترام ادارہ ہے, آپ اداروں کے وقار کو, ان کی توقیر کو, ان کے منصب کو, ان کی حیثیت کو, ان کی جو لوگوں کے دلوں میں عزت ہے وہ سب سے کھیلنا چاہ رہے ہیں. پریزیڈنٹ کا آفس جو ہے کھیلا جا چکا ہے, پریزیڈنٹ آفس سے آپ نے باقاعدہ آرڈیننس جاری کروایا, پھر آپ نے آرڈیننس واپس لیا, اور اس کے بعد اب آپ سپریم کورٹ کے پاس گئے ہیں تاکہ سپریم کورٹ کسی نہ کسی طریقے سے راستہ نکالے. جو بھی لوگ اس سے مفاد حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ بھی یہ فیصلہ کرانا چاہتے ہیں, پھر معاملہ پھر جائے گا. میں کہتا ہوں کہ کورٹ کے لیے یہ مشکل ہوگا, بہت مشکل ہوگا, چونکہ لوگ انگلیاں اٹھانا شروع کر دیں گے, یار یہ کیسے ہو گیا ہے, یہ آرڈیننس خود لے کر تو انہیں واپس کر لیتا, انہوں نے کورٹ کے ذریعے چلے گئے. مذاق بنا لیا. بالکل. ایک اور ناظرین بات کر کے کی, گھوٹکی میں ایک ہندو استاد پر توہین مذہب کا الزام عائد کیے جانے اور مشتعل ہجوم کی جانب سے ایک نجی اسکول اور اس کے مالک کی رہائش گاہ پر حملے کے بعد سے حالات کشیدہ ہیں. اس واقعے پر وزیر اعظم کا موقف کیا ہے اور جو حکومتی وزراء ہیں وہ اس سارے معاملے پر کیا کہتے ہیں, اس حوالے سے آپ کو کلپ دکھاتے ہیں. گفتگو آپ نے سنی. لغاری صاحب, کشمیر کے مقدمے کو دنیا بھر میں اٹھانے جا رہے ہیں وزیر اعظم صاحب. اب یہ جو گھوٹکی میں واقعہ پیش آیا ہے اس کا کیا اثر ہوگا؟ ایک افسوسناک واقعہ, انتہائی افسوسناک کہ ایک شخص جس کا میں بھی نام جاننے کی کوشش کر رہا ہوں, کوئی صحافی, ایک جو ہے وہ ایک بچے کی ویڈیو وائرل کرتا ہے جو غیر ذمہ دارانہ تھی, ایبسلوٹلی غیر ذمہ دارانہ تھی, اس کو وائرل کیا اس نے, اور ایک پرنسپل کے اوپر الزام لگایا گیا, اور ایک ایسے پرنسپل پر جس کا پورے علاقے میں وسیع پیمانے پر احترام ہے. کیا آپ لوگوں کے رہنے کے لیے اس سرزمین کو جو ہے وہ متبرک سرزمین کا درجہ نہیں دیں گے؟ کیا یہ ایک ایسی سرزمین نہیں ہونی چاہیے جہاں لوگ اپنی مذہبی آزادی کے ساتھ رہ سکیں؟ کیا پاکستان ایک ایسا علاقہ ہے کہ جہاں پر آپ دیگر آپ کے نقطہ نظر سے اختلاف رکھنے والے, کوئی دوسرا مذہب رکھنے والے, کوئی دوسری زبان بولنے والے, کوئی دوسرا عقیدہ رکھنے والے, کوئی دوسرے سیاسی بلیف رکھنے والے, آپ تمام لوگوں کے لیے اسپیس ختم کرتے جائیں گے اور آپ کسی خاص سیگمنٹ کے لیے اسپیس بنائیں گے, کسی خاص قسم کے لوگوں کے لیے اسپیس نہیں, یہ نہیں چلے گا. آپ پاکستان کو تمام لوگوں کے رہنے کے قابل بنائیں اور اس کی ذمہ داری قبول کرنی چاہیے حکمرانوں کو. گھوٹکی کیوں بنا ہوا یہ سب جانتے ہیں. گھوٹکی میں ایک سجادگی جو ہے وہ پچھلے 70-72 سال سے 75 سال سے اسی طرح کے مسائل کا شکار چلی آ رہی ہے, اسی طرح کے مسائل پیدا کرتی رہی ہے, تو آپ اس کا حل نہیں نکالیں گے؟ کیا یہ
लोगों के ज़िंदा रहने का या लोगों के किसी अकीदे पर कायम रहने या न रहने का फ़ैसला जो है वो आपने एक शख्स के हवाले कर रखा है कि वो लड़कियों को उठवा ले और फिर उनके जो है तब्दीली मज़हब करवा ले, या लोगों के जो है वो अकीदे के बारे में जाकर सवालिया निशान लगाए और उनकी ज़िंदगी को और जानों को ख़तरे में डाल दे और लोगों के इबादत गाहों पर हमला करे। ये तो कोई तरीका ना हो। लेकिन लगारी साहब, वज़ीर आज़म साहब का ये बयान कि ये जो वाक़या है ये उनके अमरीकी दौरे को सबूताज करने की साजिश है, ये किस हद तक दुरुस्त है? तो आपको एहतियात होनी चाहिए। आपने जिन लोगों के हवाले कर रखा है घोटकी के मामलात को, तो आप उनसे ज़रा मालूम करें ना, ये घोटकी को कौन लोग हैं जो वहाँ के खाने आज़म हैं, महर जो सरदार हैं वो तो पीटीआई के बड़े सपोर्टर हैं, और वहाँ के जो पीर हैं वो भी पीटीआई में हैं, और जहाँ का वाक़या है वहाँ भी शाही सल्तनत पीटीआई की बनी हुई है। इलेक्शन हारने के बावजूद स्याह सफ़ेद के मालिक वही बने हुए हैं। तो उनसे मालूम करें ना कि वो इतनी बड़ी साजिश का वो कैसे हुए, किस तरह से लोग जो है उनके इलाके से उठकर जाकर एक मजहबी इबादत गाह के ऊपर जाकर हमला करते हैं और लोगों को इस तरह से हिरासा करते हैं। एक बहुत ही मुअज़्ज़ज़ शख्सियत को देखें, इस ज़िले से, इस इलाके से, घोटकी से बड़ी दास्तानें वाबस्ता हैं। लेकिन लगाए साहब, टाइमिंग्स बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। इस तरह टाइमिंग इंपॉर्टेंट हैं, आप लोगों के ज़ख्म हरे कर देते हैं। क़याम पाकिस्तान से भी कई साल पहले इसी इलाके के रहने वाले इतने बड़े महान गायक को कत्ल कर दिया गया रुक स्टेशन पर, कमर भगत राम को। क्या आज तक लोग जख्म भूल पाए हैं? नहीं भूल पाए हैं ना। बिल्कुल। और अगर आप किसी इस तरह के वाक़यात करेंगे तो लोग नहीं भूल पाएंगे। बिल्कुल, लोग नहीं भूल पाएंगे।